अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 जो न्यू बुक्स आई हुई हैं उसकी आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज हज़रत अस्मा। ट्रांसलेशन हमारी जो है ना इसकी हो चुकी थी और हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहला जो सवाल होता है वो होता है ग्लासरी का जो सवाल होता है सबसे पहले वही हम करते हैं। पहला लफ्ज़ है एलिविएटेड टू मेक लेस सवेयर, जिसका मतलब है सुकून मिलना, करार मिलना, या फिर इसमें जो है ना परेशानी का कम होना। टू मेक लेस सवेयर इसको हम यहाँ तक इसको कर सकते हैं, या कम हो जाना। एलिविएटेड का मतलब है कम हो जाना। बीकन एक रोशन चिराग को कहते हैं। अ लाइट एक रोशनी हो गई, मीनार हो गया। बाउंटीज जो है ना नजराने को कहते हैं। जनरस एक्शंस कांस्टेंट मुस्तकिल को कहते हैं मुस्तकिल। हैपनिंग रिपीटेडली इंसेसेंट। डिटेक्ट का मतलब होता है देख लेना, पकड़ा जाना। डू डिस्कवर और नोटिस। फ्यूरियस का मतलब है गजबनाक हो जाना। इन एन एक्सट्रीम एंगर। इन्फ्यूरेटेड का मतलब भी यही है, गजबनाक हो जाना या गुस्से से आग बगोला हो जाना। एक्सट्रीमली एंग्री। माइग्रेटेड हिजरत करना। टू मूव फ्रॉम वन टाउन कंट्री टू गो इन एन अदर एरिया। पेरिलस पुरखतर को कहते हैं, खतरनाक को कहते हैं। डेंजरस और रेंडर्ड का मतलब होता है सर अंजाम देना। तो टू प्रेजेंट और प्रोवाइड अ सर्विस हेल्प। तो ये जो स्लैशेस लगी हुई होती है ना तो इसका मतलब होता है टू प्रेजेंट या प्रोवाइड, एक ही बात है। प्रोवाइड अ सर्विस इसको आप यहाँ तक कर सकते हैं। रेजोल्यूट का मतलब होता है पुख्ता, स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। रिवील का मतलब होता है जहर करना, अयां करना। टू मेक समथिंग नॉन टू समबडी। ट्रेवर्स का मतलब होता है गुजरना, में से गुजरना। टू क्रॉस एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर। वेंचर का मतलब होता है खतरा मोल लेना। अ प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्क्स। तो इसके बाद अमूमन जो हमारा सवाल होता है वो आंसर द क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। तो आइए चलते हैं, हम अपने आंसर द क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला हमारा जो सवाल है, हाउ डिड हज़रत अस्माज एक्शन ड्यूरिंग द माइग्रेशन डिमॉन्स्ट्रेट हर resourcefulness and courage, provide specific examples from the text। तो उसमें हमारे पास जो है Hazrat Asma's actions during the migration demonstrated her resourcefulness and courage. She made food her journey for the journey and tied it to the back of the camel with her belt, and then every night she risked her life to carry food to the cave of Thor। तो यहाँ तक भी आप जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो यहाँ तक कर सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, ज़हीन तालिब इल्म होते हैं, तो उनको ये सवाल यहाँ तक करना पड़ेगा। व्हेन अबू जहल आस्क्ड हर अबाउट हर फादर शी स्टेड calm and did not tell him anything about the रसूल एंड हर फादर। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 है, हाउ कैन द क्वालिटीज ऑफ द हज़रत अस्मा बी अप्लाई टू द कंटेम्पोरेरी सिचुएशन ऑफ ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी, प्रोवाइड अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो उसमें हम जो है ना ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है दूसरे का। हज़रत अस्मा embodied courage and integrity. These qualities are essential even today. We can apply them even today, especially in times of crisis or when secrecy is needed। तो इसके फिर आगे उर्दू भी लिखी हुई है, आप उसको वहां से भी देख सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। फिर तीसरा है, समराइज द की चैलेंजेस हज़रत अस्मा फेस्ड ड्यूरिंग माइग्रेशन एंड हाउ डिड शी ओवरकम देम। यानी कि उसने जो खतरात मोल लिए थे या उनको जो चैलेंजेस का सामना था उसके ऊपर उसने कैसे काबू पाया, ये यहाँ पर हमने बताना है। हज़रत अस्मा फेस्ड मैनी चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन। शी हैड टू कैरी फूड टू द केव ऑफ थॉर एट नाइट। She stayed calm when Abu Jahl questioned her. She consoled her blind grandfather by placing his hand on pebbles, ensuring him that it was money। She managed all this with courage and wisdom। ये जो आखिरी वाला फिक्रा है तो ये जो एवरेज बच्चे हैं वो ना करें, वो उसको ऊपर तक ही कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास है, हाउ डिड हज़रत अस्मा हैंडल द ट्रस्ट प्लेस्ड इन हर बाय हर फादर हज़रत अबू बकर एंड रसूलुल्लाह। हाउ डिड
Her actions ensure the safety and success of the migration. Hazrat Asma succeeded in keeping her father's trust. Her careful actions ensured the safety and success of the migration. She watchfully carried food to the Rasul at night and faced Abu Jahl's inquiry very calmly. She kept the whole thing a big secret. ये कामली तक जो है ना आप इसको कर सकते हैं जो एवरेज स्टूडेंट हैं अगर वो यहाँ तक भी ना करना चाहें तो माइग्रेशन तक भी जो है ना वो इसको कर सकते हैं रिफ्लेक्ट on Hazrat Asma, the self-discipline during the preparation and execution of the migration. How did her self-discipline contribute to her effective handling of difficult situations? ये फिर वो जो हिजरत की तैयारी और कार्रवाई के दौरान जो असमा ने ज़ाती ज़ब्त पर रोशनी डालें वो कहना चाह रहा है इसके ऊपर हज़रत असमा displayed remarkable self-discipline during migration. Her careful delivery of food, calmness in facing Abu Jahl and managing things at home all show her disciplined approach to handling difficult situations. तो ये तो सारा ही करना पड़ेगा तो नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डिड अदर अस्मा शो रिस्पेक्ट फॉर हरसेल्फ एंड अदर्स थ्रू आउट द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट provide specific examples to support your analysis. Hazrat Asma did her tasks aptly. She faced Abu Jahl calmly. She lessened her grandfather's worries. She upheld the trust placed in her. All these examples show the respect she had for herself and for others. अब लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है in what ways did Hazrat Asma demonstrate respect for her grandfather even though he was a disbeliever at that time? How did this respect align with her values and beliefs? Her grandfather was worried if his son had left any money for them. She eased his worries by letting him feel pebbles as coins. This respect for her grandfather shows how she loved her values and beliefs. ये जो है ना उसमें ये बताना है यही चाह रहा है कि वो अगर जो उनके दादा जान थे उस पर अगर ईमान नहीं लाए थे तो उनका जो है ना एहतराम किस तरह से किया तो ये एहतराम था बजाय उनको मतलब है कि झूठ बोलने के या फिर उसको किसी और तरफ राग़ब करने के उन्होंने उसी चीज़ के ऊपर उनको कायल किया अपनी अक्लमंदी का इजहार करते हुए अस्मा ने अब हमारे पास आगे एमसीक्यूज हैं वो जो सबक के रिलेटेड है विच एक्शन टेकन बाय दैट अस्मा डिमॉन्स्ट्रेटेड हर हैंडलिंग ऑफ ट्रस्ट तो ऑप्शन बी जो है ना हमारे पास है कीपिंग द सीक्रेट ऑफ हर फादर्स वेयर अबाउट्स ये जो है ना सबसे जो अहम रोल था उसका जो सबसे बड़ा काम था ना उनकी जो अमानतदारी थी डिमॉन्स्ट्रेटेड यानी कि ईमानतदारी जो है ना हजरत अस्मा's रिस्पॉन्स टू अबू जहल्स डिमांड शोड हर तो ये उसका सेल्फ डिसिप्लिन ही था यानी कि अबू जहल के मुतालबे पर जो उन्होंने उस चीज़ को ज़हर किया तो ये उनकी डिसिप्लिन ही था आगे है तीसरी मरूजी हाउ डिड अस्मा रिस्पेक्ट हर ग्रैंडफादर वही जो अभी मैंने आपको सवाल में बताया है बाय एलिविएटिंग हिज कंसर्न विद अ क्रिएटिव सॉल्यूशंस यानी कि उनकी जो फिक्र थी वो जो खुद से उन्होंने जो चीज़ें बनाई एलिविएटिंग अभी मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया है इसका मतलब है कम करना किसी चीज़ का तो कंसर्न्स कम की उसकी फिक्र को कम किया उसकी परेशानी को ख़त्म किया द थीम ऑफ जस्टिस in Hazrat Asma's action is best exemplified by तो हर असिस्टेंस ड्यूरिंग द माइग्रेशन यानी कि जो उनकी खिदमात थी इस सिलसिले के दौरान वो सबसे बेहतर थी आगे हमारे पास सवाल बल्कि लास्ट एमसीक्यू हमारे पास रहती है अस्मा's generosity is highlighted by selling her inherited garden and giving money to the poor ये जो आखिरी पैराग्राफ था उसमें मैंने आपको बताया था आपने पढ़ा भी था कि उसको जो विरासत में बाग मिला था उन्होंने वो बेच दिया और वो जो सारी रकम उनको मिली थी वो उन्होंने गरीबों और मोहताजों में बांट दी थी फिर आगे हमारे पास सवाल है वोकैबुलरी का डिस्क्राइब द डिड्यूस द इनफेरेंट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स
यूजिंग कंटेक्स्ट क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट। तो एज यूजुअल जैसे हम पढ़ते होते हैं, इसमें हमने एक इन्फेरेड मीनिंग बताना होता है और दूसरा हमने कंटेक्स्ट मीनिंग बताना होता है। तो कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना। रिवॉर्ड्स वर ऑफर्ड फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव। दूसरा क्या, टू कैच और सीज समवन, बस यानी कि किसी को पकड़ना। अब जो कंटेक्स्ट में आपके पास था, सबक में था, तो उसका यही था, ये उसके लिए था। अच्छा जी, डेलिकेट, द सिचुएशन वाज सो डेलिकेट दैट अ स्मॉल मिस्टेक कुड कॉज डेंजर। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्लूज है, यानी कि जो आपके सबक में दिया गया है। और दूसरा क्या है जी, फ्रेजाइल है, सेंसिटिव है, रिक्वायरिंग है केयरफुल हैंडलिंग। ये उसके जो मिलते जुलते अल्फाज हैं, मीनिंग्स हैं, जिसको हम सिनोनिम्स बोल सकते हैं, अल्फाज मुतरादिफ भी बोल सकते हैं। एंडेंजर्ड, अ मिस्टेक कुड हैव एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह। ये कॉन्टेक्स्ट के मुतालिक है, यानी कि जो आपने सबक से पढ़ा है उसमें था इस तरह का फिक्रा। अब आगे क्या है जी, पुट एट रिस्क और इन डेंजर, यानी कि खतरे में डालना या खतरे से दो चार होना। रगेड, नामवार, शी ट्रेवल टू द रगेड माउंटेन्स टू रीच द केव। अब रफ, अनइवन, डिफिकल्ट टू क्रॉस, ऐसी जगह जिसको पार करना क्या था, मुश्किल था। अब आगे हमारे पास जो सवाल है वो है जी, यूज डिक्शनरी टू फाइंड एंड राइट डिफरेंट वर्ड पैटर्न फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इसमें हमारे पास ये भी हमने मोस्टली हर सबक में ही पढ़ा है, बाउंटी। अब ये हमारे पास बेस फॉर्म है बाउंटी। अब इसको अगर आप नाउन फॉर्म में लिखेंगे तो बाउंटी या बाउंटीज, फिर उसके बाद बाउंटीफुल ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और बाउंटीफुली, बाउंटफुली तो ये एडवर्ब बन जाएगा। फिर डिटरमाइन, ये हमारे पास बेस फॉर्म है, यानी कि ये वर्ब है, और डिटर्मिनेशन ये नाउन हो गई। फिर डिटरमाइंड ये एडजेक्टिव होगी, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं इसको। डिटरमाइंडली जो है ना, ये एडजेक्टिव होगी। इन्फ्यूरेट बेस फॉर्म है, तो बेस फॉर्म यहाँ पर ये वर्ब की सूरत में है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो बेस फॉर्म है वर्ब में है। आप जो पहला पहला बाउंड्री था वो नाउन शेप में था, यानी कि बेस फॉर्म का मतलब है वो आपको इस शक्ल में दिया गया है, आपने फर्दर इसको और शक्लों में तब्दील करना है। इन्फ्यूरेटेड यहाँ पे ये वर्ब की शेप में दिया गया। आगे इन्फ्यूरेशन या फुरी, ये दोनों जो है ना अपना नाउन फॉर्म में है। फिर उसके बाद इन्फ्यूरेटेड, तो ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म जब बतौर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है तो हम उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल भी है और एडजेक्टिव फॉर्म भी है। इन्फ्यूरेटली तो एडवर्ब ही है। प्रिपेयर तैयारी करना, तो ये यहाँ पर भी बतौर वर्ब लगी हुई है। प्रिपरेशन नाउन हो गई, फिर प्रिपेयर्ड दोबारा वही बात है। तो जितनी भी थर्ड फॉर्म्स है ना, जितनी भी वर्ब की जो तीसरी फॉर्म होती है, जब हम उनको बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल्स ही होती हैं। अब यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए उसको जो है ना वो एडजेक्टिव फॉर्म कह रहा है, क्योंकि ये बतौर एडजेक्टिव ही काम करती हैं किसी फिक्रे के अंदर। प्रिपेयर्डली तो एल वाई वाले तो जितने भी होंगे, ऑब्वियसली बात है, तो एडवर्ब की निशानी यही है, जितने भी एल वाई वाले होंगे वो एडवर्ब ही कंसीडर किए जाते हैं मोस्टली। रिवॉर्ड इनाम, रिवॉर्ड फिर भी वही बात है, देखें ना, अब इसमें यहाँ पे नाउन था और वहाँ आगे भी जा रहा है, नाउन ही है। रिवॉर्डिंग तो एडजेक्टिव। अच्छा, ये जो आईएनजी वाली फॉर्म जब बतौर एडजेक्टिव काम करती हैं तो ये फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें थोड़ा सा है। फिर उसके बाद राइट सेंटेंसेज यूजिंग ईच फॉर्म ऑफ द वर्ड डिटरमाइन, यानी कि आपने इसको बतौर वर्ब भी जुमला बनाना है, बतौर नॉन भी, बतौर अपना एडजेक्टिव भी, और बतौर एडवर्ब भी। तो ये बने हुए हैं डिटरमाइन का। ये जो पहला पहला है ये वर्ब हो गया, दूसरा डिटर्मिनेशन जो है ये नाउन है, डिटरमाइंड जो है ना यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, और डिटरमाइंडली जो है ना ये एज एन एडवर्ब है। तो इसके जुमले सामने बने हुए हैं जी। अब आगे हमारे पास सवाल है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई देयर टेंसेस। अब यहाँ पे आप ये जो आपका गिवन पैसेज है और दूसरा हल हुआ हुआ है, इसमें उसने जो है ना आप बता रहे हैं, असमा करेजियसली फेस्ड। अब फेस्ड ये वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनेट। फिर मैनी चैलेंजेस ड्यूरिंग द माइग्रेशन शी हैड प्रिपेयर्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। फूड एंड सप्लाईज फॉर द रसूलुल्लाह एंड हर फादर हजरत अबू बकर सिद्दीक बिफोर द दे बिगन, ये जो बिगिन है लफ्ज ये सेकंड फॉर्म है और ये यहाँ पास्ट इंडेफिनेट को शो कर रहा है, सिंपल पास्ट को शो कर रहा है। देयर जर्नी वाइल दे वर ट्रैवलिंग ये यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस। थ्रू द डेजर्ट हजरत अस्मा वाज कंटिन्यूअसली चेकिंग, यहाँ पे ये भी पास्ट कंटिन्यूअस को चेक कर रहा है, चेक नहीं कर रहा, सॉरी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ना उसको शो कर रहा है।
तो देयर प्रोविजंस एंड इंश्योरिंग देयर सेफ्टी। तो ये जो इंश्योरिंग यहाँ पे जो लफ्ज़ है ये वो वाज की बेसिकली जो है ना रेफरेंस पे आया हुआ है, तो ये यहाँ पर भी अपना उसी को ही शो कर रहा है। आगे चलें तो हम आगे हमारे पास लफ्ज़ क्या है जी, हाँ जी, शी हैड ऑलरेडी सिक्योर्ड, हैड ऑलरेडी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। देयर फूड बाय टाइंग इट विद हर बेल्ट। अब आगे हमारे पास जो टाइंग लफ्ज है ना, यहाँ पे जो ये टाइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को शो कर रहा है, टाइंग इट तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को शो कर रहा है। ये जो बतौर आईएनजी वाली फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर उसके बाद है अर्निंग हर द टाइटल, तो अर्निंग भी यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। जातो नतकैन हर स्टेडफास्टनेस एंड ब्रेवरी वर एविडेंट, वर पास्ट को शो कर रहे हैं, ये जो सिंपल पास्ट होता है उसको शो कर रहा है। एज शी फेस्ड, फेस्ड भी ये सिंपल पास्ट को शो कर रहा है। ईच ऑब्स्टेकल विद अनवेयरिंग फेथ। अब ये थी हमारी यहाँ तक की जो एक्सरसाइज थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है जी जेरेंड इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स की। उसने खुद यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं ये चीज़ें सारी। अब हमने बताना है यहाँ पे ये क्या चीज़ें हैं जी। प्रिपेयरिंग फूड फॉर द जर्नी वाज अस्माज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो प्रिपेयरिंग है यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल ये जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। प्रिपेयरिंग लफ्ज़ जो प्रिपेयरिंग है जेरेंड, अच्छा जेरेंड होता क्या है, मैं पिछले जो सबक थे हमारे उसमें मैंने आपको जो हमारा डैफोडिल्स वाला चैप्टर था उसमें ये तफसीलन उसकी एक्सरसाइज में वीडियोस बनी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। प्रिपेयरिंग जेरेंड वो होता है जब कोई आईएनजी वाली फॉर्म बतौर नॉन काम करेगी, नॉन की तरह काम देगी, तो वो क्या होती है, जेरेंड ही होती है। अब दूसरा है हजरत अस्मा डिसाइडेड टू स्पोर्ट। टू स्पोर्ट यहाँ पर हमारे पास इन्फिनेटिव है। टू स्पोर्ट जो है ना हमारे पास यहाँ पर इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव इसलिए है क्योंकि ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। टू प्लस जब फर्स्ट फॉर्म लगती है तो वो चीज़ क्या करती है, अपना वर्ब की तरह काम करती है। तो इसमें जो है ना ये एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यहाँ पे जो काम कर रही है ना, तो जब भी टू लगेगा और टू के साथ आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वो टू और जो फर्स्ट फॉर्म का कम्बिनेशन होगा हम उसको इन्फिनेटिव ही लिखेंगे और उसको बताएंगे। शी रिसीव द टाइटल ऑफ ज़ात नतकैन फॉर टाइंग। टाइंग जो है ना हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब तो है लेकिन यहाँ पर ये बतौर नॉन काम कर रही है तो हम इसको जेरेंड ही करेंगे क्योंकि ये जो यहाँ पर है ना बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रही है। जो है ना जो भी हमारे पास पीछे प्रीपोजिशन है, जो फॉर हमारे पास प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर ये बतौर नाउन काम कर रही है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी काम कर रही है, ये यहाँ पर हमारे पास फिर जेरेंड होगा। ऑनर्ड हमारे पास लफ्ज है, ऑनर्ड बाय हर रिसोर्सफुलनेस दी रसूलुल्लाह प्रेज्ड हर एक्शंस। ऑनर जो है ना ये हमारे पास पार्टिसिपल है। ये हमारे पास मैंने अभी भी बताया है कि जो थर्ड फॉर्म होती हैं जितनी भी होती हैं हम उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं या पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये पास्ट पार्टिसिपल और पार्टिसिपल दोनों ही ठीक हैं यहाँ पर, क्योंकि जब थर्ड फॉर्म बतौर एन एडजेक्टिव काम करेंगी तो वो पास्ट पार्टिसिपल ही कंसीडर होंगे। स्मास कंटिन्यू टू हेल्प, ये दोबारा टू प्लस वर्ब का जो है ना वो काम आ गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फिर क्या होगा, ये यहाँ पर इन्फिनेटिव ही होगा। अब नीचे वो उसी के रिलेटेड अब उसने दे दी है, अब ये हमने खुद से जो है ना अपना बनाना है। अब आगे हमारे पास अस्मा वाज नोन फॉर शोइंग, SHOWING शोइंग ग्रेट करे जी, ये यहाँ पे जेरेंड के तौर पर काम करेगा। शी हेल्प्ड हर फादर बाय प्रिपेयरिंग, ये भी यहाँ पर जेरेंड के तौर पर काम करेगा। PREPARING प्रिपेयरिंग। और तीसरा है रसूलुल्लाह प्रेज्ड हर फॉर बीइंग, हम यहाँ पे इसको कर लेंगे BEING बीइंग रिसोर्सफुलनेस, ये भी यहाँ पर जेरेंड ही काम करेगा। फिर उसके बाद शुरू में लगा हुआ है फेस, हम इसको कर लेंगे फेसिंग
FACING facing many challenges हजरत अस्मा remain steadfast in her faith। facing भी यहाँ पर बतौर पार्टिसिपल के काम करेगा, जो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, फेसिंग मेनी चैलेंजेस। फिर उसके बाद शी चूज डैश, शी चूज टू गिव, शी चूज टू गिव। यहाँ पे जो टू गिव होगा, यानी कि यहाँ पे गिव लगा हुआ, आपने इससे पहले जो है ना वो गिव टू लगा देना है, तो ये फिर इन्फिनिटिव को शो करेगा। फिर हमारे पास आगे जो है ना, देखते हैं इसमें हमारे पास क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास चैप्टर यहाँ तक हुआ ख़त्म। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम मिलते हैं जी अगले चैप्टर की ट्रांसलेशन के साथ, जो कि 5वां चैप्टर है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करना है आपने, ताकि जिन लोगों को नहीं पता ये उन तक वीडियोस पहुंच जाएं। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।